बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी पुरानी खबर मिली है और वो तस्दीक करेगी इसराइल के हवाले से एक बड़ी आम खबर की। वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न का जो एंकर गया था इसराइल के दौरे पर, उसके हवाले से भी खबर है और एक नया इंकशाफ भी हुआ है, वो भी आपको बताते हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर था जो केस लड़ रहा था FIA का, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, उसने कुछ इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा दीगर खबरें भी है, वो आपको बताते हैं। लेकिन पहले एक वाकया छोटा सा। आज फिर ट्विटर पे हम लोग टॉप ट्रेंड बने हुए हैं और रीज़न उसका ये है, बहुत सारे लोग जो हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी बेजा है। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है। वजह यह है कि एक शख्स है, जब भी आप कभी किसी अदालत में जाते हैं, आप अपना केस लड़ रहे होते हैं, आप अपना केस लड़ रहे हैं, आपके ऊपर 100 किस्म के प्रेशर हैं, आप बाहर आते हैं, बाहर आके आप डिस्कस करना चाहते हैं अपने केस को अपने लोगों के साथ। आज में जज साहब ने कहा भी ये था। तो जब हम बाहर आते हैं, एक आदमी है माइक पकड़ के सीधा मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और साथ ऐसे अपना वो कैमरा उठा के यूं सामने रख लेता है, यूं माइक और यूं कैमरा। अब बंदा क्या करे, और ना सलाम ना दुआ ना कोई बात पूछता है, ना वो इजाजत मांगता है, सीधा माइक आपके मुंह के अंदर और फिर अजीबोगरीब इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस करता है। आपने कितने प्रोग्राम किए, उसके बारे में, लापता अफराद के बारे में। वो भाई बेशुमार किए हूँ, अब यहाँ थोड़ी अदालत के अंदर याद है मुझे। नहीं, आप ये बताएं, लापता अफराद के नाम बताएं मुझे एक एक करके। वो भाई किधर से बताएं अभी इस वक्त नाम, अपने केस की पड़ी हुई है। फराह खान कौन है, आप उसको कैसे जान। यार मैं क्या, यानी अजीबोगरीब चीज़ें मेरे बारे में, अजीब अजीब प्रोपेगेंडे रोज़ाना होते हैं, उसको हम बर्दाश्त करते हैं और लगातार बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा जी मेरी कोई बहन है जो दाइश के साथ चली गई है, और भाई हम 5 भाई हैं, मेरी बहन ही कोई नहीं है। किसी ने कहा जी मेरी फराह गोगी की कोई बहन है, वो मेरी बीवी है। वो खुदा का वास्ता है यार, अल्लाह का नाम ले यार, मेरे घर के अंदर आपने लड़ाई करवानी। ये सारे प्रोपेगेंडास मेरे खिलाफ किए और ये लोग फिर सवालात पूछते हैं और इररेलेवेंट क्वेश्चन, बेतुके सवाल। अब सवाल पूछना है तो ठीक सवाल पूछें, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो आज फिर उन्होंने यही हरकत की और मेरे साथ की, फिर समी इब्राहिम के साथ की। मैंने तो बोल दिया जो जवाब देना था। समी इब्राहिम साहब ने आगे से उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि आपको फौज से इसलिए निकाला गया कि आपके साथ वहां पे ज्यादती हुई थी एक बैरक के अंदर। अच्छा, मैं समझा मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियसली समझा मजाक कर रहे हैं। और हमने उनके साथ वैसे ही मजाक किया जैसे वो रोजाना सबकी किट लगाते हैं, ऐसे ही हमने उनकी किट लगा दी। जैसे वो सबको गुस्सा दिलाते हैं, ऐसे हमने उनको गुस्सा दिला दिया। जैसे वो सबका रोजाना मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही हमने उनका मजाक उड़ा दिया इस मामले के ऊपर। और इट वॉज नॉट अ सीरियस थिंग, बिल्कुल एक जोक था जिसके ऊपर समी इब्राहिम साहब हंसा रहे थे, हम सारे हंस रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि ये समी इब्राहिम साहब का इल्जाम है, लेकिन आप इसको डिनाई करते हैं, इतनी बात है। हम ये बात कर रहे थे और इस बात के ऊपर वो शख्स बहुत गुस्से में आ गए और मैंने वहां पे सबको ये कहा, और वो आपको क्लिप नहीं लोग दिखाएंगे, बहुत सारे क्लिप वहां बने थे, ये खुद वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब ये चीजें हैं जिनको ये खुद ही अपलोड करवा दी, सारे सोशल मीडिया पर डलवा दिया और डलवा के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे कि ओ भाई, रेहाम खान की किताब के ऊपर आप लोग बगले में जाते रहे, किसी ने उसकी मजम्मत की? जो कादर पटेल मुराद सईद को कहते रहे उसकी किसी ने मजम्मत की? जो जावेद लतीफ ने मुराद सईद को कहा उसकी किसी ने मजम्मत की? जो खातून अव्वल के बारे में बातें की गई उसके ऊपर किसी ने मजम्मत की? तो आज एक मजाक किया समी इब्राहिम ने और हमने उस आदमी की किट लगाई जो रोजाना किसी ना किसी का मजाक उड़ाता है, उस आदमी के साथ जोक किया जो रोजाना किसी ना किसी का जोक बनाता है। तो इसके ऊपर सबको तकलीफ हो गई और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था इसको ऐसे कोई लोग ऑन एयर कर देंगे। इन्होंने खुद ही वो क्लिप काटे और काट के अपनी मर्जी के हिस्से निकाल के उसको बाद में चढ़ा दिया। वो नहीं बताया जब मैं मना कर रहा था कि यार इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो जाएगा, ना करो, ये मजाक बंद करो। अब मैंने इसको मजाक वहां पे खड़े होकर करार दिया था और मैंने कहा था ये मजाक है और ये नहीं होना चाहिए। मैंने खड़े होकर 2 मरतबा कहा था, उन्हीं सारे कैमरों के अंदर देख के जो ये खुद चला रहा था। लेकिन अजीब आदमी है, अपनी चीजों को खुद ही वायरल कर रहा है। अच्छा, मैं इसको पहले मजाक समझ रहा था, मुझे 10 बंदों ने उसकी स्टोरी भेज दी है। लोग कहते हैं इसको ड्रम आउट किया गया था फौज में से, और ये वाकई फौज में था। ड्रम आउट होता है कि ड्रम बजा के निकालते हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं पता, मैंने कोई इदारे से जाके थोड़ी पूछ लिया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी माजी की बात है। अजीब आदमी है, अजीब चीज़ें हैं। मैं तो अब कल अगर जब भी अदालत में जाऊंगा तो हाथ जोड़ के इससे माफ़ी मांगेंगे, भाई जाओ अपना काम करो, हमें ना तंग करो। पिछली मरतबा मैंने इतने प्यार से टैकल किया, इस मरतबा मजाक के अंदर इसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये एक ऐसी जोक है जो वहां जाके चिपक जाती है। और इररेलेवेंट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। आप आके पूछें, मैं सवाल करना चाहता हूं, आपको इजाजत मिले, आप शुरू हो जाएं। माइक पकड़ के सीधा यूं करके हाथ आगे करता है और यहां से एक और आपको दीवार के साथ लगा देता है और फिर कहता है मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, घेरे डालता है वहां पे। पता नहीं शिकार खेल रहा है
या सवाल कर रहा है, मेरी तो समझ से बाहर। बहरहाल ये इस तरह की भी सहाफत हो रही है पाकिस्तान में, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मर्जी है इनकी। अगर ये करना है तो फिर ज़बरदस्ती तो हम भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं करते। उसने बदतमीज़ी की, बहुत सारी चीज़ों में की, हमने उसको उसका जवाब भी नहीं दिया। समी इब्राहिम साहब ने एक बात की और उसके ऊपर उसका मजाक उड़ा, और उसके अपने साथी जो सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं वही ठट्ठे लगा रहे थे, वही ऊंची ऊंची हंस रहे थे। अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस है कि एक आदमी की इतनी किट लगी और वो उसने खुद लगाई। सोशल मीडिया पे क्यों डाला उसने? उसको सोशल मीडिया पे इसको डालना ही नहीं चाहिए था। ये तो बेवकूफ़ी है कि आपके बारे में कोई मजाक हो रहा है या अगर उसकी कोई असलियत भी है तो आप उसको सोशल मीडिया पे उठाकर डाल दें। यानी सीरियस इंटरव्यू मैंने वहां पे दिए हैं, वो चल रहे हैं, और मैंने सबको मना किया। लापता अफराद का पूछना है, जाके मरियम नवाज से पूछो, जो हर दूसरे दिन किसी बच्चे को गोद में बिठा के लापता अफराद के लिए आवाज उठा रही होती थी। आज उनकी हुकूमत है, पूछो उनसे जाके कितने लापता अफराद छुड़वा लिए हैं। उनसे जाके पूछे ना मरियम नवाज से कि उनकी नेशनैलिटी उनके भाइयों की कहां की है और वो अदालत में पेश क्यों नहीं होते। सारे सवाल आपको जो है वो अपनी मर्जी के ही आपको लोगों से करने हैं। कभी शरीफ खानदान से भी कोई सवाल किया है? नो, कोई भी नहीं। बहरहाल आ जाए आप खबर की जानिब। ये जो लोग कह रहे हैं कि इसराइल के साथ कुछ बिजनेस का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, मरियम नवाज साहबा ने भी इमरान खान साहब पे एलिगेशन लगाया कि उन्होंने एक यहूदी को सपोर्ट किया उसके इंतखाब के अंदर, और मरियम नवाज साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ही यहूदियों के एजेंट हैं। ये एजेंट पाकिस्तान में अब लोग खेलना शुरू हो गए हैं। कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है। मेरे ख्याल में ये खेल बंद होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे नहीं लगने चाहिए, एक दूसरे को एजेंट करार नहीं देना चाहिए। हाँ, ये एक सीरियस कंसर्न है कि अगर एक इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान लेने जा रहा है, एक मुल्क को तस्लीम करने का, या इस किस्म की कोई चीज़ चल रही है या बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीज़ है, तो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और क्लियरली पाकिस्तानी कौम के मौक़िफ़ की इज्जत की जानी चाहिए। यानी ये कैसे हो सकता है कि इसराइल को आप तस्लीम कर लें और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ ही ना मिला हुआ हो? जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता इंसाफ के मुताबिक, और जब तक वो खुद तस्लीम नहीं कर देते, तो तब तक हम कैसे कह सकते हैं हमारे भाइयों का हक़ नहीं मिला और हम अपना हक़ छोड़ दें? ये नहीं हो सकता, और पाकिस्तानी ये होने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अब आ जाएं खबर की तरफ कि सऊदी अरब में हुआ क्या था। 5 जून 2005 की खबर है, ये बिजनेस रिकॉर्डर पर है। अब ये एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, एजेंट खेलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी के सामने भी झुकने पर मजबूर कर देता है। सऊदी अरब की इंतज़ामिया ने स्क्रैप के तौर पर सऊदी अरब लाया जाने वाला एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था। इस कंसाइनमेंट के अंदर लगभग कोई 17 ट्रेलर्स मौजूद थे, 17 ट्रॉलर्स मौजूद थे बहुत बड़े, जिनके अंदर ये कंसाइनमेंट आ रहा था। ये कंसाइनमेंट था क्या? ये स्क्रैप था जो इसराइली सरजमीन से जॉर्डन के रास्ते सऊदी अरब लाया जा रहा था। इसराइल से जॉर्डन और वहाँ से फिर जो पोर्ट है वहाँ से इसको सऊदी अरब लाया जा रहा था। ये उस वक्त जब 2005 की बात है ना, तो उस वक्त सऊदी अरब में एक कानून था कि इसराइल से वो कोई चीज़ ले नहीं सकते थे। अब तो उनके हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, तो अब तो उनके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, लेकिन उस दौर के अंदर इसराइल से कोई चीज़ सऊदी अरब नहीं ले सकता था। 2005 में ये उनका कानून था। तो हुआ ये था कि सेरम यूके लिमिटेड ने एक मशीन बनाई थी बहुत बड़ी, जो गाड़ियों को क्रश करती है, चीज़ों को क्रश कर देती है, इवन बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी। वो बहुत ज़बरदस्त मशीन होती है, बहुत हैवी। ये एक बहुत बड़ा प्लांट उन्होंने बनाया था, और ये प्लांट 1995 में इसराइली कंपनी को उन्होंने बेचा था। 10 साल तक उन्होंने ये प्लांट चलाया और उसके बाद उसको स्क्रैप के तौर पे बेच दिया। स्क्रैप के तौर पे उसको हुसैन नवाज शरीफ ने ख़रीदा, क्योंकि वो उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर थे अल अजीज़िया स्टील मिल के। ये सारी खबर जो है ये बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर छपी हुई है। और अल अजीज़िया स्टील मिल और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो एक मुआहदा हुआ था हुसैन नवाज की जानिब से, और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इसराइली कंपनी की जो नुमाइंदा है उनसे हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट की बिड पर इसको ख़रीदा गया था 4 मिलियन सऊदी रियाल पर, लेकिन इसकी जो कीमत है वो लिखवाई गई थी 40,000 अमेरिकी डॉलर्स, ताकि कोई टैक्स भी बचाया जा सके। वहाँ पे भी इन्होंने टैक्स बचाने के लिए उस प्लांट की स्क्रैप में कीमत कम लिखवाई थी, ख़रीदा इन्होंने महंगा था। ये इंक्वायरी के अंदर, इस खबर के अंदर लिखा हुआ है सारा। अच्छा, अब जब ये आए यहाँ पहुँचे तो अबू अमीर नामी शख्स को कस्टम क्लियरेंस का एजेंट बनाया था उस दौर में
हुसैन नवाज साहब ने, और सऊदी हुकाम को शक हो गया तो उन्होंने ये देखा कि इस मशीन के जब उन्होंने पुर्जों को चेक किया प्लांट के, तो इसके पुर्जों के ऊपर जहाँ पे नाम लिखा हुआ था इसराइली कंपनी का, वहाँ पे रगड़ा हुआ था, स्क्रैच किया हुआ था, नाम मिटाया हुआ था, और मिटाने के बाद उसके ऊपर पेंट करके भी कई जगहों पे नाम को छुपाया गया था। ये माल पकड़ा गया। हुसैन नवाज 15 अप्रैल 2005 को सऊदी अरब के एक अहम तरीन ओहदेदार के साथ सऊदी कस्टम अथॉरिटीज़ को मिले थे और उन्होंने कोशिश की कि उनका माल छूट जाए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वो सऊदी कानून से बच गए, लेकिन सऊदी कानून में उस वक्त इस बात की ममानियत थी कि आप इसराइल से कोई चीज़ नहीं मंगवा सकते। तो उस दौर में शरीफ ख़ानदान ने तब भी इसराइल के साथ सौदा किया था। लोहे का कारोबार ये करते हैं, बहुत पुराना करते हैं, तो फ़ायदे और नुकसान के लिए बिजनेसमैन कुछ भी देखता है। तो मरीम नवाज साहबा इमरान खान पे एलिगेशन लगा रही हैं, तो ये एक एलिगेशन उनके ऊपर भी है, इसका भी जवाब उनको साथ साथ देना चाहिए। पाकिस्तान टेलीविज़न का जो एंकर है उसके बारे में खबर आई है, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जो प्रोसिक्यूटर वाली स्टोरी है वो एक्चुअली है क्या। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने यह बताया है कि इसराइल का दौरा करने वाले PTV एंकर को बरतरफ कर दिया गया है। पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फ़लस्तीन की हमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये एक बड़ी अच्छी बात है अगर हुकूमत ये कह रही है तो, क्योंकि इस पॉलिसी में तब्दीली आनी भी नहीं चाहिए जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका इंसाफ, उनका हक़ नहीं मिल जाता। और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की हमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और ना आएगी। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़े और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फ़रामीन पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि दौरे में शामिल PTV के एंकर को टर्मिनेट और ऑफ एयर कर दिया गया है। मज़कूरा एंकर अपनी ज़ाती हैसियत में दौरे पर गया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ये हो गई है तो, और इस एंकर को बरतरफ कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान का सरकारी TV है, और यहाँ का एक एंकर जाए और जाकर इसराइल का दौरा करके और इसराइली सदर को मिले और बाद में इसराइली सदर खुद उसकी तस्दीक करे, तो ये पाकिस्तानियों के लिए दिल दुखाने वाली बात है। तो ये एक स्टेप हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है। अब एक और चीज़ है, इसके ऊपर आप आ जाएं। जो प्रोसिक्यूटर ना, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, इनका नाम है सिकंदर जुल्करनैन। ये काम कर रहे थे जो शहबाज शरीफ का केस था, जो हमजा शहबाज का केस था, इन केसेस में प्रोसिक्यूटर के तौर पे पेश होते थे FIA की जानिब से। उन्होंने कुछ इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये जवाब गलत है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे हटा दिया गया। हमें पहले ही बता दिया गया था कि दोनों को, यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, मुल्ज़िमान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। 10 अप्रैल को DG FIA को पैगाम मिला कि अब आप पेश ना हो। यानी गौर करें क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें पहले बता दिया गया था कि हमजा शहबाज वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। उस वक्त तो जोड़ तोड़ हो रही थी, उस वक्त तो बंदे तोड़े जा रहे थे, यानी उनके बनने से पहले ही आगाह कर दिया गया था कि ये दोनों बनने जा रहे हैं। जुल्करनैन ने हदायत देने वाले अफसर का नाम जाहिर करते हुए कहा कि साबिक DG सनाउल्लाह अब्बासी ने ही पैगाम दिया कि आप पेश ना हों। अदालत में दरख्वास्त दी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया तो अब मुझे भी रोका जा रहा है। सिकंदर जुल्करनैन ने बताया कि 18 फरवरी से केस में पेश होता रहा, फिर अदम एतमाद का इशू आ गया। जब DG FIA का पैगाम मिल गया तो मैं क्यों पेश होता। DG FIA ने से पूछना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया कि मुझे रोक दिया कि आप पेश ना हो। मैंने अदालत को कहा कि मेरी दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, जिसमें मैंने लिखा था कि मुल्ज़िमान के ओहदों की वजह से पेश ना होने का कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्ज़िमान के खिलाफ केस खासा मजबूत था। ऐसे सबूत थे जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपनी नौयत का पहला केस था जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं थी। कानूनी तौर पर चालान की कॉपियां देने के 7 रोज़ बाद फर्द जुर्म लगना थी और 6 माह में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस का फैसला होना था। मरहूम डॉक्टर रिजवान का उन्होंने बताया कि बड़ी मेहनत उन्होंने की थी, लेकिन उनको रास्ते से हटा दिया गया और बाद में दबाव की वजह से बर्दाश्त ना करने पर उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था। मैंने मुआवजा नहीं लिया, लेकिन मुआवजा मेरा तय था और मैंने नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि इतने तनाज़ात के बाद दोबारा इस केस को मैं नहीं लूँगा। तो अब उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आनी थी
हमजा शहबाज की हुकूमत आनी थी पंजाब में, उससे पहले उनको बता दिया गया था कि ये क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, लिहाजा आप पेश ना हो। और फिर उन्होंने इस चीज़ को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया और अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर निकल गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि केस अपनी नौयत का इंतहाई मजबूत और शानदार केस था, इसमें सज़ा हो सकती थी, इसके अंदर कोई कमी मौजूद नहीं थी। मेरी थोड़ा अर्सा पहले इन्हीं साहब से मुलाकात हुई थी, सिकंदर जुल्करनैन साहब से, तो इन्होंने मुझे फरमाया था, मुझे भी इन्होंने बताया था कि एग्जैक्टली यही चीज़ें इन्होंने मेरे साथ शेयर की थी और उस वक्त ये ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे। अब इन्होंने क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड बता दी हैं तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने कहा था कि हमें काफ़ी पहले से आइडिया होना शुरू हो गया था और FIA के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी थी इस बात को लेकर कि अगर ये दोनों बाप बेटा हुकूमत में आ जाते हैं तो हम किस तरीके से इस केस को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। दूसरा, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये एक ऐसा ओपन एंड शट केस था जिसमें हर हाल में इस ख़ानदान का कोई एक आधा आदमी बच जाता तो बच जाता, लेकिन ज़्यादातर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा होना लाजमी था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।